एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोल रहे हैं, या परऑक्साइड इफेक्ट। सही है। देखो हमारे पास में कंपाउंड था CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल था। इसकी रिएक्शन जब हम लोग HBr के साथ में करवा रहे हैं तो इस स्टेप में हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है और H प्लस लेस क्राउडेड साइड पे जुड़ेगा और कंपाउंड बनेगा CH3 CH और CH3, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और उसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा Br, कायरल सेंटर नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के अंदर हम लोग HBr की रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल परऑक्साइड दैट इज R2O2, तो R2O2 की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ नियम के बिल्कुल अपोजिट काम करना है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे H लेस क्राउडेड पे जोड़ा, इस बार मोर क्राउडेड पे जोड़ना है, तो यहाँ से बन जाएगा CH2 और यहाँ पे बनेगा CH2 और इसके ऊपर Br। तो प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बना है। इसी इफेक्ट को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या ये मार्कोनिकॉफ नियम का बिल्कुल अपोजिट है। कब ऑब्जर्व होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स। क्या ये सिर्फ जब ऑर्गेनिक परऑक्साइड यूज करते हैं तभी ये ऑब्जर्व होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड ओनली विथ HBr, ऑब्जर्व्ड ओनली विथ HBr। ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। HCl HI HF इन सब के साथ में हमारा ये ऑब्जर्व नहीं होगा। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है ये किस तरीके से काम करता है उसका मैकेनिज्म सीखते हैं हम लोग, कि हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, तो कंपाउंड यहाँ से बन रहा है CH3 CH2 CH2 एंड Br। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो अगेन रिएक्शन 3 स्टेप में होगी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो स्टेप 1 की बात करते हैं हम लोग। R2O2 हमारे पास में सॉल्यूशन में है, इसका मतलब पहला रेडिकल आसानी से बन नहीं रहा है, ये स्टेप फर्स्ट मान लिया अपन ने। ये चेन इनिशिएशन स्टेप का फर्स्ट है, ये 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा। ये स्टेप कितनी बार चाहिए होगा, ओनली 1 टाइम। समझ में आ गया। स्टेप सेकंड की अगर हम लोग बात करें, अब ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आ गया। RO रेडिकल जो है वो HBr के साथ में रिएक्शन करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया ROH, सॉरी ये आपका चेन इनिशिएशन स्टेप का ही पार्ट है ना, ROH प्लस साथ में हमें क्या मिल गया Br रेडिकल। ये दोनों ही स्टेप हमें 1 टाइम चाहिए। ये चेन इनिशिएशन स्टेप के ही 2 स्टेप्स हैं। इसके बाद स्टेप थर्ड जो है वो चेन प्रोपोगेशन स्टेप आ गया। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में हमारे पास में ये जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में ये Br रेडिकल जो है वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। Br रेडिकल इंटरेक्ट करेगा इस तरीके से। Br जो है लेस क्राउडेड कार्बन पे जाके जुड़ा है। यहाँ पर क्यों जुड़ा, ये स्टेप इसका RDS भी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रेडिकल बनेगा वो एक 2 डिग्री रेडिकल है, बोलो, और 2 डिग्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर Br इस कार्बन पे जोड़ देते तो रेडिकल 1 डिग्री बनता और 1 डिग्री रेडिकल क्या होता, अनस्टेबल। तो Br का राइट साइड में या लेस क्राउडेड साइड में जुड़ने का कारण है कि बनने वाला रेडिकल जो है कार्बन रेडिकल वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। इसलिए Br कहाँ जुड़ा है, राइट साइड में। समझ में आ गया। उसके बाद में स्टेप 4 की अगर हम लोग बात करें, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं। इसके अंदर हमारे पास में CH रेडिकल CH2 एंड Br जो है
ये अगेन हमारा HBr के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो ये रेडिकल और ये इस तरीके से यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कंपाउंड क्या बना CH3 CH2 एंड Br, और साथ में क्या मिल गया हमें Br रेडिकल। अब ये दो स्टेप्स जो है ना, ये फिर Br रेडिकल एल्कीन के साथ में जाकर इंटरेक्ट करेगा, ये मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट हो जाएंगे, क्यों? और फिर लास्ट में चेन टर्मिनेशन स्टेप आ जाएगा। तो ये दोनों तो चेन इनिशिएशन थे, ये दोनों चेन प्रोपोगेशन, और आगे वाले जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम काम कैसे कर रहा है ये तो क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, हमने बोला कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो सिर्फ HBr के साथ ऑब्जर्व होता है और किसी के साथ ऑब्जर्व नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है वो समझते हैं। तो उसका कारण है हमारे पास में एनर्जेटिक्स, और ये पूरी चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, देखो हमने जो पिछली जो अभी रिएक्शन लिखी थी, इसमें स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड के बारे में मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड की एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। भाई हमारे पास में 4 कंपाउंड है, HF है, HCl है, HBr और HI। इन चारों के साथ में अगर हम लोग बात करें कौन कौन से स्टेप्स की, एक तो हम लोग स्टेप सेकंड की बात कर रहे हैं, स्टेप सेकंड, और एक हम लोग स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड HF के लिए होता है एंडोथर्मिक, तो जब ये स्टेप सेकंड एंडोथर्मिक है तो F रेडिकल बन ही नहीं रहा है, तो स्टेप थर्ड तो होना संभव ही नहीं। HCl के साथ में भी ये एंडोथर्मिक है, तो स्टेप थर्ड यहाँ पर होगा नहीं। HBr के साथ में स्टेप सेकंड जो है वो आपका है एक्सोथर्मिक, तो ये प्रोसीड कर जाएगा। उसके आगे वाला स्टेप थर्ड जो है वो भी होता है एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन का आगे प्रोसीड करना फेवरेबल कंडीशन है। HI के साथ में स्टेप सेकंड जो है अगेन वो है आपका एक्सोथर्मिक, तो स्टेप सेकंड तो होता है HI के साथ में, लेकिन स्टेप थर्ड जो है वो हो जाता है एंडोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी हुई बताओ? ये भी स्टेप एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऑब्जर्व ओनली विथ HBr, और किसी के साथ में ये ऑब्जर्व नहीं होगा। कारण समझ में आ गया? आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम इज ऑब्जर्व ओनली विथ HBr, क्यों? तो उसके अंदर सीधा सिंपल सा कारण है कि स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड दोनों ही क्या है, इसमें एक्सोथर्मिक है। HI के साथ में स्टेप थर्ड जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम दोनों में चीज़ें क्लियर हो गई। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लो हमारे पास में एक एल्कीन है, ये वाले, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल हमें जोड़ना है, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। मान लो सबसे पहले आपने HI के साथ में रिएक्शन कराई, तो स्टेप 1 में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, बोलो। H प्लस किधर जुड़ेगा, लेस क्राउडेड पे, तो पहले क्या होगा ध्यान से समझना, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन का तरीका क्या है, ये अल्फा और बीटा बॉन्ड जो है वो बीटा की तरफ तोड़ना है, क्यों? तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव यहाँ पर और एक नया पॉजिटिव ये, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से 6 मेंबर की रिंग बन गई, यहाँ पॉजिटिव और उसके पास में एक मिथाइल, फिर इसमें हाइड्रेट शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट, ये रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है। तो यहाँ से एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर हमारा I माइनस का अटैक होगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन गया, यहाँ पर आयोडीन। ये पूरा रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है, सही है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तो वहाँ लिखा हुआ है। अगर मान लो हम लोग HCl और HBr के साथ में रिएक्शन कराएं तो इसका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ Cl आ जाएगा, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर Br। यहाँ तीनों जगह पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, HF भी होता तब भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन HF के साथ हम लोग रिएक्शन कम कंसिडर करते हैं क्योंकि वीक एसिड है, सेल्फ डिसोशिएट आसानी से होता नहीं है। अब मान लो आपकी रिएक्शन है HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, तो अब ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है।
तो इसमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत लेस क्राउडेड कार्बन पर आपका Br जुड़ेगा। समझ में आ गया? बोलो। H यहाँ पे जुड़ा मोर क्राउडेड पे और Br कहाँ आया? लेस क्राउडेड पे। अगर मान लो आपको रिएजेंट HI इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 लिखा होता तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता? मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता और प्रोडक्ट अभी भी जो है ये रिंग एक्सपेंशन वाला होकर यहाँ पर आयोडीन आता। HCl के साथ में अगर R2O2 लेते तब भी प्रोसेस वही होता। तो ध्यान रखना ये मार्कोनिकॉफ नियम ही है, क्योंकि HBr के साथ ही ये चीज़ ऑब्जर्व होती है और किसी के साथ ऑब्जर्व नहीं होगी। यहाँ पे Cl आ जाएगा। सही है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए जेईई में कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें रिएक्शन हम लोगों ने कराई HBr के साथ में, तो यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो हो रहा है। कंपाउंड क्या बन गया? CH3 CH Br और CH3। अब मान लो हमारे पास में कंपाउंड होता है CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड होता है। और क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से, जैसे ऐसे ऑप्शन लिख के दे दिए उन्होंने, एल्किन्स लिख के दे दी, पूछेगा इनमें से किसके साथ में ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑब्जर्व हुआ है? क्या ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ? इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ? मान लो HBr के साथ में रिएक्शन करवाई आपने, R2O2 लिखा हुआ भी नहीं, तो रूल तो मार्कोनिकॉफ ही होना है फॉलो। अब होना क्या चाहिए था? H लेस क्राउडेड पे जुड़ना चाहिए था, पॉजिटिव यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव CCl3 के स्ट्रॉन्ग -I से क्या होगा? अनस्टेबल। तो क्या पॉजिटिव इस पे बनेगा? नहीं बनेगा। पॉजिटिव कहाँ बनेगा? यहाँ वाले। H यहाँ जुड़ेगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। तो CCl3 CH2 एंड CH2 और यहाँ पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली, क्योंकि CCl3 का -I दूर है इसमें, और इसके ऊपर Br- का अटैक हो जाएगा। क्यों? तो फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो CCl3 CH2 CH2 एंड Br। तो प्रोडक्ट तो देखो मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हुए ही बना है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से बना है। बोलो। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑब्जर्व। क्यों? ऐसा क्वेश्चन जेईई में आ रखा है, पहले भी शीट में भी आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन एक्चुअल में रूल क्या फॉलो हुआ है? मार्कोनिकॉफ। प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ के जैसा दिख रहा है अपन को, इस बात का ध्यान रखोगे ये बेसिकली। और अगर HBr R2O2 होता तब तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता ही इसमें। इतना क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करते हैं कि भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अच्छा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की भी बात कर लेते हैं पहले। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगी रेट? कि भाई हमारा इलेक्ट्रोफाइल जब जाके जुड़ रहा है तो एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। इनिशियली जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और बनने वाला कार्बोकेटाइन कब स्टेबल हो सकता है? जब उसके ऊपर ब्रांचिंग ज़्यादा हो। बोलो। और जब ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती। बोलो। यानी यहाँ पर अब देखो कंसेप्ट क्या है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या? एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उतना ही फास्ट होगा। अभी बोलने के लिए तो बिल्कुल विपरीत बात होगी कि भाई स्टेबल है तो रिएक्शन कर ही क्यों रहा है? क्यों? लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा होगी तो ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। ब्रांचिंग ज़्यादा होने पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज़्यादा। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से भी बढ़ती है, +I +M हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब रेजोनेंस वगैरह। और ऐसा होने पर बनने वाला कार्बोकेटाइन भी क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। क्यों? क्राउडिंग या ब्रांचिंग, which is directly proportional to electron releasing groups and inversely proportional to electron withdrawing groups. Clear? तो मान लो आपके पास में दो एल्कीन है, एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक आपके पास में है CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2।
इन दोनों में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट किस में होगा? इस वाले में फास्ट होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा 2 डिग्री, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री, तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उसमें फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब जैसे और एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास में कंपाउंड है, यहाँ पर ये एक एल्कीन है, इस कंपाउंड को स्टाइरिन कहते हैं। क्यों? बेंजीन पर CH डबल बॉन्ड CH2 क्या कहलाता है? स्टाइरिन। यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, जेईई में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ CH3 लगा हुआ है। इन एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या HBr के साथ में रिएक्शन करने की रेट बताओ। सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करे? ये क्या इफेक्ट है बताओ? प्लस m, ये माइनस m, ये माइनस m, माइनस i, हाइपर कॉन्जुगेशन। सही है? बोलो। सेकंड सबसे फास्ट, फिर 6th नंबर, फिर फर्स्ट, 5th, 4th और 3rd वाला सबसे कम। कारण कि NO2 का माइनस m सबसे ज़्यादा होता है, Cn से भी ज़्यादा होता है। समझ में आ रही? आप देखो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई ये एल्कीन है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ H जुड़ गया और यहाँ पर आपका OCH3 है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस पैरा लोकेशन पे आएगा तो ऑक्सीजन अपना प्लस m इफेक्ट लगाएगा उस पर, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? बढ़ेगी। तो इसका बनना भी क्या है? आसान। समझ में आ गया ना? तो ये आपका क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्कीन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक। अब और एग्जांपल्स जैसे हम लोग कंपेयर करें, हमारे पास में एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2। दिस कंपाउंड इज नोन एज स्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन इसी से बनता है, पॉलीमर बनता है। और एक हमारे पास में कंपाउंड है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक और बेंजीन है, इसको बोलते हैं स्टिल्बीन। ये क्वेश्चन भी है अपनी शीट में। स्टाइरीन और स्टिल्बीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में फास्ट होगी बताओ? एल्कीन तो वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? स्टाइरीन या स्टिल्बीन? स्टाइरीन में रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? देखो कि जब आप इसमें H+ जोड़ोगे तो यहाँ से इंटरमीडिएट क्या बना? ये CH पॉजिटिव एंड CH3 बेंजाइल कार्बोकेटाइन और CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इसमें जब आप H+ जोड़ दोगे तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना? CH पॉजिटिव CH2 और यहाँ पर ये बेंजीन। अब बताओ ये क्या कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ? तो ये रिंग अपना क्या लगा देगी? माइनस आई, क्योंकि ये sp2 कार्बन से, तो कंपेरेटिवली इसके रेस्पेक्ट में ये कम स्टेबल है। आया समझ में? इसलिए स्टिल्बीन के रेस्पेक्ट में स्टाइरीन जो है वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा पाएगा। जबकि होना क्या चाहिए था? स्टिल्बीन जो है वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, बट स्टिल स्टाइरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव। अच्छा, हमारे पास में एक है एल्कीन और एक हमारे पास में है एल्काइन। कोई भी एल्कीन है, मान लो जैसे C डबल बॉन्ड C इस तरीके से, और एल्काइन जो है वो इस तरीके से है। मुझे दो चीज़ों की रेट कंपेयर करनी है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट बतानी है आपको कि एल्कीन और एल्काइन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और एक आपको हाइड्रोजिनेशन बताना है। हाइड्रोजिनेशन की रेट किस में ज़्यादा फास्ट होती है? मतलब हम लोग जब H2Ni के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, बताओ। एल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती हैं एज कंपेयर टू एल्कीन। क्यों? हाइड्रोजिनेशन में, क्योंकि देखो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि निकल की सरफेस एक डायरेक्शन से तो पूरा ब्लॉक कर रही है, H2 इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, तो अब एक ही डायरेक्शन बची है अपने पास में, और मॉलिक्यूल जितना लीनियर होगा उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होना उतना ही आसान है। तो एल्काइन का लीनियर शेप होने की वजह से, रेखिक संरचना होने की वजह से हाइड्रोजिनेशन एल्काइन का फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। सही है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। बताओ किस में फास्ट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो एल्कीन में फास्ट होगा एज कंपेयर टू एल्काइन। कारण
कि जब आप इसमें H प्लस जोड़ोगे, यहाँ से कंपाउंड बनेगा C पॉजिटिव चार्ज CH, और इसमें जब H प्लस जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH, और ये तो बताओ दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो एल्कीन में फास्ट होगा एज कम्पेयर टू एल्काइन, और हाइड्रोजिनेशन जो है वो एल्काइन में फास्ट होगा एज कम्पेयर टू एल्कीन। क्लियर हो गई बात, कर लोगे ऐसे सवालों को। चलो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ना। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो बनाना है, राइट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फटाफट अटेम्प्ट करना है इसको। R2O2 की जगह एसाइल पेरोक्साइड भी हो सकता है, क्यों, RCOO ऐसा ग्रुप, क्यों। फटाफट से अटेम्प्ट कर दो इसको। रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो रीअरेंजमेंट कराना है। क्या हो गया, हाँ तो मिटाया थोड़ी है इसके ऊपर, ये जो दिख रहा है वो करते जो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो फटाफट। ये लास्ट वाला ढंग से करना, ये वाला करें डिस्कशन। देखो पहले वाले में HBr का एडिशन होगा, यहां पर क्या बनेगा Br, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये वाले में यहां पर आयोडीन, इस वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, और यहां पर Br।
इस वाले में H प्लस कहाँ जुड़ेगा, इस पे, और Br इस पर। यहाँ तक कोई रीअरेंजमेंट की आवश्यकता है क्या, कहीं पर भी नहीं हो रही है। इस वाले में ये हटेगा, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ बनेगा, फिर एक मिथाइल शिफ्ट होगा, तो मिथाइल शिफ्ट होकर ये ऐसे बन गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका। अभी तक देखो सारे सिंगल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहीं कायरल सेंटर नहीं आ रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले केस में H यहाँ जोड़ा, पॉजिटिव यहाँ बना। अब बताओ रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या इसमें, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री है आपका। जितने अल्फा H रीअरेंजमेंट कर भी दोगे तब भी उतना ही रहेगा। तो फिर इसमें इसी कार्बन पे आप Br जोड़ दो, सही है। इस वाले में भाई पॉजिटिव यहाँ बना, सॉरी H यहाँ जुड़ा, पॉजिटिव यहाँ बना। अब अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवा भी देते हो तब भी वो सेम ही बन जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं उससे। तो यहाँ पर आयोडीन, हाँ एक और मिथाइल कर दो, एक और मिथाइल जोड़ दी। इस वाले में ये तो अभी कर ही चुके हम लोग, यहाँ पर आयोडीन, इसमें H इधर और B आयोडीन इधर। अब यहाँ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर है D प्लस L। भाई पॉजिटिव बनेगा, आपका लीनियर शेप होगा, है ना, लीनियर क्या मतलब प्लेनर शेप होगा, और उसमें फ्रंट से भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक हो सकता है। इस वाले में बताओ H किधर जोड़े, इधर जोड़ते हो H तो 2 डिग्री यहाँ बनेगा, इधर जोड़ते हो तब 2 डिग्री यहाँ बनेगा। बीच वाले पे जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H ज़्यादा है, 5 अल्फा H आएंगे, तो फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बना, यहाँ पर आयोडीन, कायरल सेंटर, तो D प्लस L। समझ में आ गया। इसमें ये तो सिंपल है। इसमें यहां तक अभी तक कोई रीअरेंजमेंट एक जगह पे हुआ है बस, यहां पर आयोडीन, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाँ इसमें हाइड्रेट शिफ्ट होगा। क्या कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है पहले इस कार्बन पे बनेगा, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट करके इधर आएगा, और Br जो है वो इस पर आएगा। सर एक और प्रोडक्ट है इसका, नीचे क्या है, तो भाई ये वाला और ये तो सेम ही तो कार्बन है, तो इसको उल्टा कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये बता कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग है क्या, ये अलग है क्या भाई। यहाँ से इधर करा चाहे यहाँ से इधर करा, बात तो एक ही है ना, तो ये तो एक ही तो मॉलिक्यूल है। आ गया समझ में। इस वाले में बताओ Na किधर जोड़े और Br किधर जोड़े, Br बीच वाले पे, Na राइट वाले पे, Br बीच वाले पे और Na राइट वाले, पक्का। यहाँ पे किसी प्रकार की रिएक्शन होगी ही नहीं, दिमाग कहाँ है बताओ, क्यों नहीं होगी। मैंने अभी लास्ट क्लास में क्या बताया था, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या, तो जब इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं तो Br अकेला क्या कर लेगा, बोलो होगी क्या रिएक्शन। ये वाला इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल अलग से ले रखा है H प्लस, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, Br बीच में आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप लोग। इस वाले में Hi भी है और HF भी है, बोलो क्या बनेगा। यहाँ पर क्या जोड़े, आयोडीन, फ्लोरीन जोड़े या आयोडीन जोड़े, या दोनों बना दे। भाई HF का एडिशन भी तो हो सकता है, Hi का भी तो हो सकता है, तो कौन सा जोड़े। एक चीज बताओ, आयोडीन जोड़ देंगे। फ्लोरीन वाला क्यों नहीं बनेगा, हाँ। और देखो यहाँ पर कंसेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट, सुना हुआ है क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, Hi और HF में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, Hi स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड का डिसोसिएशन और ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड। तो HF टूटेगा ही नहीं Hi की प्रेजेंस में, तो जब HF टूटा नहीं तो F माइनस अवेलेबल नहीं है अपने पास में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिर्फ आयोडीन। इस वाले में इसमें तो ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में ले लिया अपन ने, डिसोसिएटेड है ना, F माइनस तो अवेलेबल है ऑलरेडी, यहाँ F माइनस अवेलेबल था नहीं, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आयोडीन भी बन जाएगा और फ्लोरीन वाला भी बनेगा। बोलो क्लियर। ये थोड़ी सी चीज ध्यान रख लेना, कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात जो है।
ठीक है, इस वाले में बता दो लास्ट। आयोडीन किधर जोड़े और हाइड्रोजन किधर जोड़े? एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ, आप तो H प्लस कहाँ जोड़ना है ये बता दो। H प्लस अगर यहाँ जोड़ते हो तो CH3 में अल्फा H ज़्यादा है, और अगर H प्लस यहाँ जोड़ते हो तो CH2H प्लस एक अल्फा H क्या है, कम है। तो H को तो यहाँ जोड़ना है। अब मुझे बताओ कि H फ्रंट से भी आ सकता है और बैकवर्ड से भी आ सकता है। तो अगर H फ्रंट से आया तो इथाइल बैकवर्ड चला जाएगा डैश पे, और H अगर पीछे से आया तो इथाइल आएगा वेज पर। तो यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन के अटैच होने की भी दो पॉसिबिलिटी है, और जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उस पर भी आयोडीन फ्रंट से आ सकता है और बैकवर्ड से भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4 प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि भाई यहाँ पर आयोडीन जोड़ दिया और यहाँ पर अपन ने इथाइल रख दिया। अब कायरल सेंटर ये भी है और ये भी है, तो टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे 4। दोनों पे R हो सकता है, दोनों पे S हो सकता है, SR और RS। क्यों? एक कॉम्बिनेशन अगर मैं लिखूं इसका एग्जैक्टली प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में, तो मान लो मिथाइल को वेज पे करा अपन ने, तो आयोडीन कहाँ से आएगा? डैश पे। हाइड्रोजन अगर मान लो वेज पे है तो इथाइल जो ग्रुप है वो कहाँ है? डैश पे। ये एक पॉसिबिलिटी लिखी है इसमें से, आ गया समझ में? ऐसे करके 4 पॉसिबिलिटीज और होगी। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का जो एडिशन है दैट इज एडिशन ऑफ HX, वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आगे की जो रिएक्शंस हैं वो बड़ी आसान है। सेकेंड टाइप हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ H2। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एडिशन ऑफ H2 हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये अल्कोहल की जो E1 रिएक्शन आपने पढ़ी ना, उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। क्या? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरी, इसको हिंदी में बोलेंगे अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। क्या? हाइड्रोजनीकरण क्या? जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में, है ना। दूसरा हमारे पास में होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण तथा विमर्क्यूरीकरण। और तीसरा हमारे पास में होता है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें ये तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलती है, जबकि ये वाली रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलती है। तो जहाँ क्लासिकल होगा वहाँ रीअरेंजमेंट होगा, जहाँ नॉन क्लासिकल होगा वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और इसका तो बिल्कुल एक डिफरेंट ही मैकेनिज्म है। ठीक, हाँ, ओवरऑल वो अभी अपन डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कोहल की जो E1 रिएक्शन है उसका जस्ट अपोजिट है ना। तो देखो ध्यान से समझना, एल्कोहल की E1 रिएक्शन से आपने क्या करा? डिहाइड्रेशन करवाया था, एल्कीन बनाया था, बोलो, और वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 वगैरह आपने यूज किया था। यहाँ पे आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे, ठीक है, और वापस से एल्कीन के से वापस प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। तो मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या करा? डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई। डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, डाइल्यूट आपके पास में H3PO4 हो सकता है, H+H2O लिखा हो सकता है, इस तरीके से। डाइल्यूट HNO3 जनरली तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बट मोस्टली केसेस में आपको डाइल्यूट H2SO4 देखने को मिलेगा। H2O के साथ H2SO4 लिख दे या H+H2O लिख दे, इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिखा मिलता है। तो हमें पता है कि यहाँ से H+ मिलने वाला है, तो H+ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या कहाँ जुड़ेगा? लेस क्राउडेड कार्बन पर, क्योंकि H2SO4 से क्या मिल रहा है अपन को? H+। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, बोलो, इट में रीअरेंज। अब बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है?
HSO4 माइनस नहीं, H2O जो पानी है, H2O क्या, तो H2O इटसेल्फ पूरा अटैक करेगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, ये OH2 पूरा अटैक करेगा, ध्यान रखना, और ये CH3, और इसमें से एक H प्लस बाहर आ जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH OH एंड CH3। आगे बात समझ में। तो एल्कीन से फिर से हमने क्या बना दिया, एल्कोहल। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर किसी एल्कीन को आपने ट्रीट किया है तो एल्कोहल बन जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन और भी लिखी हुई है कि अगर आप हायर टेम्परेचर्स पे जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस पर इसका आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दी तो एक तरफ तो H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ HSO4 माइनस जुड़ जाएगा। क्या, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एट हायर टेम्परेचर्स लाइक 80 डिग्री सेल्सियस। HSO4 वैसे तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक अच्छा बेस जरूर होता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल के रूप में बहुत बेकार होता है, लेकिन फिर भी इस रिएक्शन में एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर ऐसा हो जाता है। एल्कीन के ऊपर एक तरफ H और एक तरफ HSO4 जुड़ जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कायरल सेंटर अगर एक बनता है तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो कायरल सेंटर होते तो 4। पहली रिएक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। सेकेंड रिएक्शन जो है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हम लोग पहले फॉर्मेट समझ के उसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीख लेते हैं ताकि जेई में अपना काम आसान हो जाए। मैकेनिज्म पे लास्ट में हम लोग सीखते हैं। भाई आपके पास में कोई भी एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, शॉर्ट में इसको OMDM लिख रहा हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, जब आप करवाओगे तो देखो ये आपका 1 इन है ना, तो इसमें मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हुए एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ देना है। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कह रहा है, लेस क्राउडेड पे H, मोर क्राउडेड पे OH। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCH OH एंड CH3। तो 1 इन से 2 ऑल बना है, क्या, लेस क्राउडेड पर H और मोर क्राउडेड पर OH। तो देखो सिंपल कंसेप्ट क्या है, पुट OH ऑन मोर क्राउडेड कार्बन। ठीक है, अब इसका जो रिएजेंट है उसको समझते हैं हम लोग। ये ओवरऑल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, ध्यान रखना, और इसमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, नो रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट जो है वो ओवरऑल, सॉरी मार्कोनिकॉफ, मैंने उल्टा बोल दिया, मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से ही प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, ठीक है ना, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म रहेगा। रिएजेंट जो होता है, 2 रिएजेंट की हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं। एक हमारे पास में होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OHG OC डबल बॉन्ड O CH3। इसके साथ में आपका होगा THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो सॉल्वेंट है, और साथ में होगा H2O जो काफ़ी कम मात्रा में होगा, क्या, वेरी लेस अमाउंट में होता है। ठीक, दूसरा रिएजेंट जो होता है अपने पास में दैट इज NaBH4 फॉलोड बाई H3O+। तो ये वाला जो प्रोसेस है फर्स्ट वाला, ये तो होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन और मरकरी जुड़ रहा है, और ये कहलाता है डीमर्क्यूरेशन जिसमें मरकरी बाहर निकल रहा है। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को देखो, रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन अपन को होना चाहिए। तो हमारे पास में ये जो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O OHG OC डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसको आप ऐसे भी लिख, देखो इसको SeO ग्रुप लिख सकते हैं, SeO, ये कितना है, होल ट्वाइस Hg, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो जब ये यहाँ से टूटेगा मॉलिक्यूल इस तरीके से, तो यहाँ से कंपाउंड बन गया एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O-, और साथ में बन गया अपना Hg प्लस चार्ज आएगा इस पर O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ Hg प्लस OAC। तो ये तो हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है,
क्या कार्बोक्सिलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है? ये नहीं, न्यूक्लियोफाइल है H2 जो हमने थोड़ी सी मात्रा में ले रखा है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो मैकेनिज्म क्या करेगा भाई। हमारे पास में कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन करवाओगे तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलने वाला है? Hg प्लस OAC। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार लेस क्राउडेड कार्बन पर Hg जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, कंपाउंड क्या बनेगा? RCH पॉजिटिव CH2 Hg और OAC। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मरकरी के पास में होता है लोन पेयर, तो ऐसा बनने से पहले ही ये अपने लोन पेयर से इसके ऊपर क्या कर देगा? अटैक। मैकेनिज्म कौन सा हुआ? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। तो इसमें कोई फ्री कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, तो RCH CH2 ये Hg जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो फिर से चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ये आपका बन गया साइक्लिक केटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन है? ये मध्यवर्ती बन गया इंटरमीडिएट, और इसमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। अब इसके बाद में हमारे पास में सॉल्यूशन में H2O पड़ा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहां कार्बोकेटाइन बनना था, मोर क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा और इसमें से एक H+ बाहर आ जाएगा। क्यों? तो कंपाउंड क्या बन गया देखो, यहां लिख दूं RCHOH, एंटी एडिशन होगी एक तरह से, CH2 Hg एंड OAC। तो ये कोई 4 प्रोडक्ट वाला केस नहीं है क्या? ये काइंड ऑफ एंटी एडिशन हो गया। 2 कायरल सेंटर होंगे तो 2 ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक, यहां तक का जो प्रोसेस है ये इतना क्या कहलाया? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है? RCHOH CH2 Hg OAC। इसकी रिएक्शन जब आप NaBH4 के साथ में करवाते हो फॉलोड बाई H3O+, तो हाइड्रोलिसिस हो गया। ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये Hg यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया? RCHOH और ये बन गया CH3, साथ में मिल जाएगा हमें Hg और साथ में मिल जाएगा ACOH। ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है इसमें किसी भी प्रकार की? एग्जाम्पल की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट लिखा हुआ है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे? कुछ नहीं करना है, CH3CHOH एंड CH3, बात खत्म हो गई। ये ज़्यादा आसान चीज़ है। सेकेंड रिएक्शन क्लियर। थर्ड रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले फॉर्मेट समझते हैं। कंपाउंड होगा RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं शॉर्ट में हाइड्रोबोरेशन HBO लिख दूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमें इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। ये 1 इन है आपकी, तो यहाँ से ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ है। ये क्या है? ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इससे पहले वाले लिख देते हैं ओवरऑल मार्कोनिकॉफ, लिख लेते हैं यहाँ पर, लिखा हुआ है चलो इसमें तो ठीक है। ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑब्जर्व होता है प्रोडक्ट, और 1 इन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ऑल, मतलब इस बार लेस क्राउडेड कार्बन पर OH जोड़ देना है। कंसेप्ट सिंपल सा है, पुट OH ऑन लेस क्राउडेड कार्बन। ठीक है। रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट रिएजेंट की सीक्वेंस है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंड रिएजेंट है आपके पास में H2O2 OH-। देखो यहाँ पर H3O+ अगर लिखा होता तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो जाता, अभी ये ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कौन है? BH3। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है? BH3। और ये काइंड ऑफ सिन एडिशन भी है, काइंड ऑफ सिन एडिशन भी है। सिन एडिशन ऐसे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, मैकेनिज्म हम लोग सीख रहे हैं।
RCH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले हमारे पास में B2H6 और THF के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से हमें BH3 मिला। तो BH3 के अंदर BH2 और ये H, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इस तरफ नेगेटिव बनेगा, इस तरफ पॉजिटिव बनेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाँ, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव और यहाँ पे नहीं सही बोला मैंने। यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। कैसे? देखो, इस पे नेगेटिव बनेगा तभी तो बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये एल्कीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन को डोनेट करेगी और ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 4 मेंबर्ड, जिसमें ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, और सारा काम देखो एक ही डायरेक्शन से होगा। ये वाला बॉन्ड जो है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बोरॉन जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और बोरॉन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, तो ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और हाइड्रोजन जो है वो सेम डायरेक्शन से आ रहा है जिस डायरेक्शन में बोरॉन भी आ रहा है। ठीक, तो जब ये ऐसा पूरा हो जाएगा काम, तो कंपाउंड क्या बनेगा? RCH2 एंड CH2 एंड BH2 बन गया। इतनी बात आ गई समझ में? इस कंपाउंड को हम लोग फर्स्ट नाम दे देते हैं। अभी बोरॉन के पास में हाइड्रोजन है, तो ये वापस से एल्कीन पर यही काम दोबारा कर सकता है। इस तरफ बोरॉन और इस तरफ हाइड्रोजन, तो कंपाउंड क्या बनेगा? RCH2 CH2। मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के दौरान भी मैकेनिज्म बताया, सेम मैकेनिज्म है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल और BH, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड। अभी हमारे पास में एक और हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड RCH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन तीसरी बार रिपीट होगी, तो कंपाउंड बन गया RCH2 CH2 होल थ्राइस एंड B, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। अब चाहे तो आप भले फर्स्ट स्टेप में यूज़ करो, चाहे सेकेंड या थर्ड, इन तीनों में से किसी भी अंदर आप H2O2 OH माइनस जब डाल दोगे तो ये बोरॉन हट के उसकी जगह पर OH आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया? RCH2 CH2 एंड OH, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा आसान क्या बात है? ये वाली पुट OH ऑन लेस क्राउडेड कार्बन, बात खत्म हो गई। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, तीनों रिएक्शनों में अंतर क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। अभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जहाँ पे B2H6 डाइबोरेन यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर कुछ अल्टरनेट रिएजेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। जी, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट बना के। इन प्लेस ऑफ B2H6 वी कैन ऑल्सो यूज some alternate reagents. Some alternate reagents like आप यूज़ कर सकते हो RBH2, है ना, BH3 की जगह RBH2 यूज़ कर सकते हो, एल्काइल, है ना। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो SiA2BH। अब ये क्या होता है? दिस इज नोन एज डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन। डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन, आइसोएमाइल ग्रुप ये होता है, ऐसे 2, तो डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरेन ये भी लिखा हो सकता है। बाकी तो हाइड्रोजन है ही है यहाँ पर, CH3 वगैरह। और तीसरा एक अल्टरनेट रिएजेंट है, दैट इज 9BBN, है ना, इसको बोलते हैं 9 बोरा बाईसाइक्लोनोनेन। 9 बोरा बाईसाइक्लोनोनेन ये भी रिएजेंट है। क्या होता है देखो, हमारे पास में ये कंपाउंड है, ये एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब BH3 के साथ में होती है तो ये BH3 इसके अंदर एडिशन करवा देता है, और हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरीके से बन जाता है, यहाँ BH और ये, इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, 9BBN। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, 9 के ऊपर तो बोरेन आ गया और बाईसाइक्लोनोनेन है। अब आप एग्जैक्टली नाम लिखना हो तो इधर 1 2 3 3.3.1 प्रॉपर नाम क्या है, 9 बोरा बाईसाइक्लो 3.3.1 नोनेन,
ऐसे ही तो लिखते हैं। क्लियर हो गया? कई बार किताबों में इसको ऐसे भी लिखा होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए क्या? ये कार्बन कम कर दिया। हाँ सही तो था यार, हाँ सही था। ये ऐसे बोरॉन ब्रिज हेड के रूप में काम कर रहा है इस तरीके से। आ गया समझ में? ये 9 है। तो अल्टरनेट रिएजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? अब एक बात आपको और सीखनी है, तीनों रिएक्शनों में अंतर क्या है ये देखो। मान लो हमारे पास में ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन एक बार तो हम लोग डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ में करा रहे हैं, एक बार हम लोग इसका रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, और एक बार हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तीनों के प्रोडक्ट में क्या अंतर आएगा बताओ? फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पर OH आएगा। दूसरे वाले में किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, कायरल सेंटर है। तीसरे वाले में लेस क्राउडेड कार्बन पर OH। ये तीनों में अंतर है। सीधा प्रोडक्ट बनाना आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। एडिशन ऑफ H2 क्लियर? थर्ड नंबर, ये जो अभी काम सीख रहे हैं ना, ये सारे एल्काइंस में भी है। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म के साथ चलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा प्रोडक्ट लिखने सीखेंगे। तीसरी जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ X2 का एडिशन। आपके पास में कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब आप X2 के साथ में कराओगे तो इसका प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, एंटी एडिशन हो जाएगा, है ना? दिस इज एंटी एडिशन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और मार्कोनिकॉफ नियम का ही पालन हो रहा है, ध्यान रखना। क्या रूल अभी भी कौन सा फॉलो हो रहा है? मार्कोनिकॉफ। एंटी एडिशन पे विसिनल डाइहैलाइड्स इसमें बनते हैं। मैकेनिज्म देखो सिंपल सा है, हमारे पास में RCH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास में X2 की रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास में X प्लस भी होगा और X माइनस भी होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ा, कंपाउंड क्या बनेगा? RCH CH2 और ये X, इसके ऊपर लॉन पेयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अपने लॉन पेयर से अटैक कर देगा, तो यहाँ से साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। दिस इज साइक्लिक हेलोनियम, गेट खोले ना यार, और इसके ऊपर X माइनस उसी कार्बन पे अटैक करेगा मोर क्राउडेड पर। X माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, और कहाँ से? एंटी डायरेक्शन से, और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो कंपाउंड क्या बनेगा? RCHX एंड CH2X। सिंपल सा प्रोसेस। एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है, आपने इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ में करवा दी, बताओ क्या होगा? एक Cl यहाँ जोड़ोगे, एक Cl यहाँ जोड़ोगे, Cl2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इसी कंपाउंड की रिएक्शन आपने ICl के साथ में कराई, इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ में, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? I प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ोगे? लेस क्राउडेड पे, यहाँ आयोडीन और यहाँ पर Cl, कायरल सेंटर, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज नॉट ए केस ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया ना? उसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, IBR भी यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इंटर हेलोजन कंपाउंड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि I2 का एडिशन जो होता है ना, वो इस तरीके से नहीं होता है। मान लो आपके पास में ये एल्कीन है, आपने इसके अंदर I2 का एडिशन करवा दिया, तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। दिस इज हाईली अनस्टेबल 1,2 डाई आयोडिक। तो इसमें से फिर से I2 बाहर आ जाएगी और फिर से क्या बन जाएगी? एल्कीन। तो I2 इज नॉट एडेड दिस वे। इस तरीके से I2 का एडिशन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत इसमें?
अब देखो यहां तक तो चीजें क्लियर है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के साथ में रेट फास्ट होगी। ICl और IBr में फास्ट कौन रिएक्ट करेगा बताओ? ICl देन IBr फिर Br2 एंड देन Cl2। और F2 का एडिशन भी नहीं होता है। F2 इज नॉट एडेड दिस वे। F2 का भी नहीं होगा बिकॉज बोलो F प्लस इज नॉट पॉसिबल। F प्लस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? इसके ऊपर जेई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रखा है, अगर आप करना चाहो तो मैं आपको करवाता हूँ। हमारे पास में कंपाउंड है CH2OH CHOH CH2OH। जो अभी रिएक्शन सीखी ना उसी का एप्लीकेशन है। HI के साथ में रिएक्शन करेगी एक्सेस में, ये जितना भी मोल चाहिए उतना है। बताओ जरा क्या होगा? इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ। अटेम्प्ट करो इसको। आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए इसका प्रोडक्ट? जल्दी बताओ। क्या करें? HI के साथ में OH रिएक्शन करेगा ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले कंपाउंड क्या बनेगा? CH2I CHI एंड CH2I। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1,2 डाइआयोडिक अनस्टेबल होते हैं तो I2 का मॉलिक्यूल बाहर आ गया तो कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2I। अब इसमें HI का फिर से एडिशन हो जाएगा एल्कीन पर, जो अभी हम लोग पढ़ के आ ही चुके। क्या होगा? मार्कोनिकॉफ नियम का पालन होगा। CH3 CHI एंड CH2I। तो इस क्वेश्चन में चलो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है कि भाई हमारे पास में ये जो कंपाउंड है HI के साथ में रिएक्शन कराएंगे। HI के साथ कराएंगे तो पहले तीनों जगह पे आयोडीन आ गया। इसमें से 1,2 डाइआयोडिक अनस्टेबल है तो I2 बाहर निकाला हमने। फिर डबल बॉन्ड बन गया, उसके ऊपर फिर से क्या हुआ? HI का एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार 2 आयोडीन आ गए, एक आयोडीन फिर से वापस बाहर डबल बॉन्ड, और उसमें HI का एडिशन करोगे तो फाइनल हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो CH2 और I बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो 4th नंबर था दैट इज एडिशन ऑफ HOX हाइपोहेलस एसिड। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस X2। तो पहले ये प्रोटोनेशन करा के क्या बनाएगा? ये कंपाउंड बनाएगा और इसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो कंपाउंड बन गया X प्लस और H2O। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? X प्लस। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार लेस क्राउडेड कार्बन पे आपको क्या जोड़ना है? X प्लस, और मोर क्राउडेड पर OH। एंटी एडिशन प्रोसेस, ओवरऑल मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद में हमारे पास में इसका मैकेनिज्म देख लो, सिंपल सा है। X प्लस अटैच हुआ, लॉन पेयर से अटैक करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन मैकेनिज्म, साइक्लिक हेलोनियम आयन जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर H2O अपोजिट डायरेक्शन से एंटी लोकेशन से अटैक करेगा मोर क्राउडेड कार्बन पर, तो एक तरफ OH और एक तरफ X। HOCl के साथ में कराओगे तो इधर Cl और इधर OH। यहाँ पर HOBr के साथ एक तरफ Br और एक तरफ OH। NOCl टिल्डन्स रिएजेंट होता है, देखने में HOCl के साथ में मैच कर रहा है, जबकि एग्जैक्टली इसमें अगर आपने इधर Cl और इधर NO जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो फाइनली हमें करना क्या है? इसमें इसका जो एडिशन होता है वो इस तरीके से होता है। NOCl का स्ट्रक्चर ये है, इस पर अटैक करके ये O- बनाएगा, O- इधर से अटैक करके Cl को फ्री करेगा, जो Cl जाकर इस पर अटैक करेगा। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मान लो हम लोग HOCl के साथ में या इसके रिएक्शन करवाते हैं, सपोज करो HOBr के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने इसमें टोटल प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ। क्या होना चाहिए बोलो। भाई पहले तो ये डिसाइड करो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बताओ। न्यूक्लियोफाइल तो हो गया Br प्लस, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस भी नहीं, H2O, और इलेक्ट्रोफाइल हो गया Br प्लस। तो Br प्लस अटैक कहाँ करेगा? लेस क्राउडेड इस पे अटैक करेगा, ताकि पॉजिटिव यहां बनना था। तो पहले तो काम वही होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा इस तरीके से, ये Br और ये ऐसे ग्रुप्स,
पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर H2O का अटैक होगा, किस तरफ, इस वाले कार्बन पर, क्यों, और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो फाइनल जो कंपाउंड बन गया वो, अब देखो अपन ने लिखा तो इसको ऐसे है H2 सॉरी इसमें तो OH आएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर Br और ये इथाइल। लेकिन एग्जैक्टली प्रोडक्ट कितने बनने वाले, देखो कायरल सेंटर तो 2 है, प्रोडक्ट बनेंगे 2। उसमें से एक पॉसिबिलिटी मैं लिखता हूँ, देखो कैसे, कि मान लो कि हमारा Br जो है वो फ्रंट से आया, तो Br अगर फ्रंट से आएगा और ये एंटी एडिशन है ना आपका, तो अगर मान लो OH फ्रंट से आता है तो Br कहाँ जाएगा, डैश पे, तो OH को हमने जोड़ा वेज पे, तो Br कहाँ आया, डैश पर। तो जब OH वेज पे है तो मिथाइल कहाँ जाएगा, डैश पर जाएगा ना, ये वाला मिथाइल। और इधर जो इथाइल है वो कहाँ जाएगा, Br पीछे से आ रहा है, तो इथाइल जो है वो कहाँ आ गया, वेज पे। तो ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि OH वेज पे आ गया और Br डैश पे आ गया। दूसरी क्या संभावना है, इसका मिरर इमेज मान लो कि अगर OH डैश से आए तो Br को वेज पे रहना पड़ेगा, यहाँ फिक्स है। तो 2 प्रोडक्ट्स ओनली। सर बाकी 2 क्यों नहीं बने? क्योंकि ये एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन के उसके बाद में हो रहा है ना। पॉसिबिलिटी तो फिर खत्म होगी क्योंकि आंटी। हाँ तो वही तो चीज़ बता रहा हूँ, और क्या आ गया समझ में, बोलो। प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे। देखो कायरल सेंटर 2 है लेकिन प्रोडक्ट फिर भी आपके कितने हैं, 2। लेकिन अगर HI का एडिशन कराते तो प्रोडक्ट बनते 4, क्योंकि H+ फ्री हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी फ्री है जिस पर अटैक दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बनने, 2। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने के बहुत सारे तरीके हैं अपने पास में। हमारा इसके साथ में कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH3 और Cl, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने SbCl5 के साथ में करवाई। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या है। इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये आइडेंटिफाई कर लो। बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl माइनस होने पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, कुछ भी बोल रहे हो, बोलो। SbCl5 क्या होता है, सचिन बता। क्या होता है SbCl5, लुईस एसिड होता है कि नहीं होता। अरे यार ये अभी बताया था ना, ये क्या है आपका लुईस एसिड। आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ रखी है, क्या होती है, CH3C CH3 CH3 और Cl, इसके साथ में SbCl5 जो है वो लुईस एसिड है, ये अपने लॉन पेयर से इसके ऊपर अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये बेसिकली क्यों लिया हुआ है हमने, Cl को बाहर करने के लिए लिया हुआ है, और यहाँ पर बन गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में बन गया SbCl6-। इसमें से हमें एक Cl- मिल जाएगा जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो बात खत्म हो गई ना। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHCl CH2। इलेक्ट्रोफाइल तो लेस क्राउडेड पर ही जुड़ेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है। आगे ना Cl में रीअरेंजमेंट करा के यहाँ मत ले आना उसको, क्योंकि यहाँ अल्फा ज़्यादा है। आ गया समझ में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया सारे टाइप का। अब इसके अलावा हमें और चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, एक तो हमें पढ़ना है कार्बीन, और उसके अलावा हमें डाईईन, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ना है। भाई कार्बीन तो अलग टाइप की रिएक्शन शो है, लेकिन डाईईन के ऊपर जो HBr का एडिशन होता है, इसमें 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, TCP और KCP। उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है, जो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर।